इस वीडियो में हम समझेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी में कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो। लेकिन जो होम्योस्टेसिस होता है बॉडी में, वो कुछ नैरो लिमिट्स में ही हो पाता है। आइए समझते हैं कि क्या मतलब है नैरो लिमिट्स का। एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम की जो नॉर्मल रेंज होती है बॉडी में, वो 138 से 146 मिलीमोल पर लीटर होती है, और इसकी जो नॉन लीथल लिमिट होती है वो 115 से 175 मिलीमोल पर लीटर होती है। नॉन लीथल लिमिट का मतलब ये है कि अगर सोडियम की जो वैल्यू है वो 138 से घट के 115 हो जाए, या 146 से घट के 175 हो जाए, तो होम्योस्टेसिस जो है वो इसको मेंटेन कर लेगा। लेकिन अगर ये जो वैल्यू है वो 115 से घट जाए या 175 से बढ़ जाए, तो होम्योस्टेसिस जो है वो फिर इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हम समझते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज की जो नॉर्मल रेंज होती है बॉडी में, वो 75 से 95 mg/dl होती है। अगर ये घट के 20 हो जाती है और या बढ़ के 1500 हो जाती है, ठीक है, तो ये फिर से जो है वो मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे जो है ये 20 mg/dl से भी घट जाती है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, और 1500 से बढ़ जाती है तो फिर ये हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। और ये जो है, ये इसको होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता है। सेम ही पोटेशियम के लिए भी है। अगली चीज़ हम समझते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है बॉडी में, उसको हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो जितनी भी बॉडी में सेल्स होती हैं, वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहती हैं। बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड के कंट्रोल्स में नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये एसीएफ में ही रहती हैं, यहीं से ही जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं, यहीं से गैसियस एक्सचेंज करती हैं। तो ये जो है ईसीएफ जो है, ये एक मीडियम फॉर एक्सचेंज है, ठीक है। और ये जो है मेंटेन करता है स्टेबल्स कंडीशन को, जो कि सेल्स की लिविंग फंक्शंस के लिए नेसेसरी है। और ईसीएफ की जो भी चीज़ें होती हैं वो बॉडी के द्वारा जो है वो कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, या फिर रेगुलेट करता है, या उसे कोऑर्डिनेट करता है, ताकि बॉडी में एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहे, यानी कि बॉडी में होम्योस्टेसिस बनी रहे। इसके एग्जांपल हम समझते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। जैसे कि हम समझिए, जैसे कि जो हमारी हो गई किडनी, ठीक है, किडनी हो गई, प्लस ब्लड वेसल्स हो गई हमारी, ठीक है, और हो गया हमारा लंग्स। ये सब मिलके जो है हमारे ब्लड रेगुलेशन को जो है वो कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अगला हम समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, जैसे कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रीनल सिस्टम, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट एक्टिंग होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है। फास्ट क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करता है। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को, हार्मोन्स को। ये स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसका रिस्पॉन्स होता है। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। अगला है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम जो होता है वो बॉडी में ब्लड और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली: सेंसर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। सेंसर, अब समझते हैं सेंसर क्या होता है। सेंसर का मतलब होता है कोई भी, जब बॉडी में कोई भी चेंज होता है तो सेंसर्स जो होते हैं वो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। बॉडी में कई टाइप्स के सेंसर्स होते हैं, उसमें से कुछ हैं बैरोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स का काम होता है कि जो भी ब्लड प्रेशर में जो भी चेंज होता है उसको जो है ये सेंस करता है। कीमोरिसेप्टर्स जो है वो गैसेस को करता है और H+ को सेंस करता है। सेंस करके ये जो है अपनी इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन में भेज देते हैं। वहाँ से जो है ये जो सिग्नल्स हैं वो इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल्स या फिर हार्ट में भेजे जाते हैं। इसको हम और अच्छे से समझते हैं बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म से। बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म कैसे काम करता है? जब हमारा एट्रियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है तो आर्टरिया के वॉल में जो है वो स्ट्रेच होता है। आर्टरिया की वॉल जो है वो स्ट्रेच होती है, और वहाँ पे जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो जो है वो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ पे? मेडुला ऑब्लंगाटा में। यहाँ से जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये क्या करती है? सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है बॉडी का उसको डिक्रीज़ कर देती है,
और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है बॉडी का उसको इंक्रीज़ कर देती है, जिससे हार्ट के पास जो इम्पल्स जा रही होती हैं उनके नंबर्स कम हो जाते हैं और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है। हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है इसलिए आर्टेरियल प्रेशर जो है वो फिर से डिक्रीज़ हो जाता है और एक होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कुछ होते हैं फीडबैक सिस्टम्स, जिसमें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक एक ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडी में होने वाले किसी भी रिस्पॉन्स या फिर किसी भी चेंज को अपोज करता है ताकि जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। इसको हम समझते हैं टेम्परेचर के रेगुलेशन से। जैसे कि जब कोई भी कोल्ड टेम्परेचर होता है तो बॉडी में जो हमारी स्किन होती है वो इसको सेंस कर लेती है और सेंस करके जो है वो सिग्नल भेजती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है कि जो हमारी हीट लॉस होता है बॉडी से वो कम हो जाता है, ठीक है, और वो स्वेट प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है, और शिवरिंग को बढ़ा देता है। इससे जो है वो बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी के अपोजिट जब कोई हॉट टेम्परेचर होता है तो बॉडी उसको सेंस करती है और सेंस करके हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स का डायलेशन करा देता है। ब्लड वेसल्स के डायलेशन से क्या होगा कि जो हीट लॉस होता है वो बढ़ जाता है और ये स्वेट प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। स्वेट प्रोडक्शन के बढ़ने से इवापोरेशन होता है और बॉडी जो है वो कूल हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन से। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज जो हैं वो इसको सेंस करती हैं और सेंस करके ब्लड से जो पेनक्रियाज से इंसुलिन को रिलीज करती हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का मेन काम होता है कि जो सेल्स होती हैं उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूट रिसेप्टर्स, जो कि सेल के अंदर होते हैं। तो जब इंसुलिन पे वर्क करता है तो ये जो ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं ये जाके सेल मेम्ब्रेन पे जाके चिपक जाते हैं और सेल ग्लूट रिसेप्टर जो होते हैं वो इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले आते हैं। इससे जो है ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो गिर जाता है और जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चला जाता है। इससे जो ब्लड में जो ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल था वो कम हो जाता है और एक होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाती है। सेल्स में जो मसल सेल्स होती हैं और लिवर सेल, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। अब नेक्स्ट कंडीशन, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, ठीक है, तो जो अल्फा सेल्स होते हैं पेनक्रियास को वो इसको सेंस कर लेते हैं। सेंस करके ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको कहते हैं ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जाके लिवर पे एक्ट करता है और ये जो ग्लाइकोजन है जो कि हमारे लिवर में पहले से स्टोर था इसको जाके तोड़ देता है बाय द प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लूकोज जो है ये फिर से हमारा ब्लड में आ जाता है, ठीक है, और ब्लड में आने के बाद ये जो है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। इससे हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं नेगेटिव फीडबैक के, जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, कैल्शियम रेगुलेशन। नेक्स्ट हम समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि बॉडी में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो उसके रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई कर देता है ताकि जो फाइनल आउटकम है वो अचीव्ड हो सके। एग्जाम्पल के लिए चाइल्ड बर्थ रिफ्लेक्सेस को समझते हैं। तो बर्थ के टाइम पे क्या होता है, जो सर्विक्स होती है फीमेल में वो स्ट्रेच होती है, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर से जो है वो सर्विक्स स्ट्रेच होगी, और ज़्यादा स्ट्रेच होगी, उससे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। और भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ब्लड क्लॉटिंग, एक्शन पोटेंशियल, एलएस सर्ज, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम को, ठीक है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इसमें से। गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम हमको ये चीज़ बताता है कि जो बॉडी में जो भी हमारा डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक है, उसको कितने इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल सिस्टम ने करेक्ट किया है। इट इज़ द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस विथ अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स कांस्टेंट कंडीशन, ठीक है। इसका फार्मूला होता है करेक्शन डिवाइड बाय एरर। इसको आप एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि एक रैबिट है जिसका कि ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो 100 से डिक्रीज होके 50 हो गया है। जैसे इसका जो ब्लड प्रेशर था वो 100 था, डिक्रीज होके 50 हो गया है, ठीक है।
5 मिनट के बाद कंट्रोल सिस्टम ने अपना काम किया और ये जो है वो बीपी फिर से बढ़ के 75 पे पहुंच गया। अब ये पूछ रहा है कि कंट्रोल सिस्टम का गेन क्या है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला था करेक्शन डिवाइड बाय एरर। अब इसमें जो करेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, ये 50 था, ठीक है। 50 से फिर से बढ़ के जो है कंट्रोल सिस्टम की वजह से 75 पहुंच गया। तो ये तो हो गया हमारा करेक्शन। तो करेक्शन हमारा कितना हो गया 75 माइनस 50, ठीक है। और एरर हमारा कितना बचा है कि कंट्रोल सिस्टम ने जो है उसको करेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। वो है हमारा ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा एरर। तो एरर हमारा कितना हो गया 75 माइनस 100, तो ये आया -1। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब ये है कि ये एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा जो है इसको जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो कि हम समझते हैं, जैसे कि एडेप्टिव कंट्रोल, ठीक है। तो एडेप्टिव कंट्रोल का मतलब होता है एक ऐसी मैकेनिज्म है बॉडी की जिसमें जो है वो अपने पास्ट एक प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो है सीखती है और जो नेक्स्ट जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसको मॉडिफाई करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं बाइक राइडिंग का या फिर बाइसिकल राइडिंग का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जब हम कोई भी बाइसिकल राइड करते हैं तो हमने जो पहले स्टेप में जो मिस्टेक्स की होती हैं तो हमारा ब्रेन जो है उस चीज़ को सेंस कर लेता है और वो कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो सेम मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो ये हो गया एडेप्टिव कंट्रोल। अब हम समझते हैं लास्ट फीड फॉरवर्ड सिस्टम। फीड फॉरवर्ड सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि बॉडी में होने वाले किसी भी जो चेंज होने वाला होता है उससे पहले ही वो एक्टिव हो जाता है। मतलब इट इज़ एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएटेड बिफोर द एक्चुअल चेंजेस, जिससे कि जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएं। जैसे कि खाना खाने से पहले सलाइवेशन का होना या फिर एक्सरसाइज से पहले हार्ट रेट का बढ़ जाना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सो सब्सक्राइब द चैनल।